देखिए, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि पहली बार में ही आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाए। जब आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा और आप लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो एक पेपर होता है अनिवार्य भारतीय भाषा का, 3 घंटे का रहता है। और जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें से एक आप लोगों को भाषा चुनने होती है। जैसे अगर आप लोगों ने हिंदी को चुना अनिवार्य भाषा, तो ये 300 नंबर का रहेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें आपको 25% नंबर लाने होते हैं, 75 नंबर यानी कि लाने होते हैं पासिंग के लिए। और मेरिट लिस्ट जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है ना, उसमें इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना अनिवार्य है। और आपके सामने एक कॉपी आपको दिखाई दे रही है, ये संकेत अग्रवाल की है। और इनकी रैंक थी 271वीं, और 2017 के सिलेक्टेड हैं, इनकी कॉपी है। तो इस कॉपी को आप लोग देखकर, इनके आंसर को देखकर आप लोग एक शुरुआत कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। आप लोगों ने कहा ना कि जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं, उनकी कॉपियां दिखाइए, तो उन्होंने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो वही कॉपी है। और मैं आप लोगों से भी कहता रहता हूं कि आपकी जब एक बार तैयारी हो जाती है, तो अधिक से अधिक आप लोग टेस्ट दिया करिएगा। ये अनिवार्य हिंदी जो कंपलसरी भाषा है ना, उसी का है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 300 नंबर का रहता है। ये आप देखिए, अनुदेश जरूर पढ़ लिया करिएगा। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उसके सामने अंकित हैं, और उत्तर हिंदी में लिखे जाएंगे। अब हिंदी सिलेक्ट की तो हिंदी में लिखे जाएंगे। यदि किसी प्रश्न में विशेष अन्यथा निर्दिष्ट ना हो, जिन प्रश्नों के संबंध में अधिकतम शब्द संख्या निर्धारित है, उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रश्न का उत्तर निर्धारित शब्द संख्या की तुलना में काफी लंबा या छोटा है, तो अंकों को की कटौती की जा सकती है। उत्तर पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ का भाग जो खाली छोड़ा गया हो, उसे स्पष्ट रूप से काट दिया जाना चाहिए। देखिए, एक और आपको बात बता दूं कि थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करिएगा, इन अनुदेशों को पढ़ लिया करिएगा ध्यानपूर्वक। और ये आप देखेंगे, ये आपके सामने एक निबंध लिखना होता है। इसमें क्या करना होता है, एक निबंध आपको लिखना होता है, और 600 शब्दों में लिखना होता है। तो जब आप लोग निबंध की तैयारी करेंगे ना, तो वहां से मुझे लगता है कि आसानी से एक कवर इफाट आप कवर कर लेंगे। 100 नंबर का रहता है। और एक बात यहां और आप लोगों को बता दूं इसमें, कि भैया देखिए, निबंध का कोई अलग से सिलेबस नहीं है, ये आपको भी मालूम है। आप लोग जीके जीएस को पढ़ते हैं, आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ क्या स्टडी मटेरियल मिल जाता है। बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका निबंध अच्छा हो जाएगा, आप लिखने लग जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखना है, 100 नंबर का है, और 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं, और इन 4 में से एक आपको पढ़ना है, और आप लोग चुनना भी है। और देखिए, एक बात आपको बता दूं, ऐसा टॉपिक आप लोग चुना करिएगा जिसमें आप लोग जिसके बारे में 600 शब्द लिख पाए। और जिस टॉपिक को आप लोग चुन रहे हैं, उसी के आसपास आप लोगों को लिखना है घुमाकर। ऐसा नहीं, भटक नहीं जाना है कि शुरुआत कहीं से की और खत्म कहीं कर दिया। तो आप देखिए, डिजिटल ये अवसाद का निवारण योग से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत, डिजिटल भुगतान आंदोलन से गुजरता भारत, उपभोक्तावादी संस्कृति से ग्रसित भारत, भारतीय युवा। देखिए आप, डिजिटल भुगतान आंदोलन से गुजरता भारत, इन्होंने सी टॉपिक चुना है। परिवर्तन प्रकृति के नियम है, ऐसे ही एक परिवर्तन आज के भारत में आगाज दे रहा है, जिसे डिजिटल भुगतान आंदोलन कहा जा सकता है। डिजिटल भुगतान का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में पैसों के लेन देन के लिए नोटों की जगह डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना। और आजकल आप देखते हैं, हर जगह आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा। इस आंदोलन से भारत को अनेक लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन आप देखिए, इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर यह सारी कठिनाइयां का निवारण करने में आप देखते हैं कि क्या करने में हम सफल हुए, तो यह तय है कि डिजिटल भुगतान भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देगा। क्या देगा? नई दिशा देगा। अब आप देख रहे हैं, यहाँ आप लोगों को सुझाव दिया जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। भूमिका को और स्पष्ट करें, ये सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और भूमिका को और स्पष्ट तरीके से लिखते तो और नंबर इनके बढ़ जाते। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप देख लीजिए, ये एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 90% लेन देन नोटों के माध्यम से होता है, और अब तो बढ़ गया। देखिए, डिजिटल लेन देन बढ़ गया, और जिसकी वजह से कई अनचाही कठिनाइयां उभरती हैं, जैसे नकली नोट, भ्रष्टाचार, आतंकवाद को सहारा आदि। लोगों में नोट के प्रति लगाव का मूल कारण है कि यह एक बहुत ही सहज व सरल माध्यम है। इसलिए आवश्यक है कि डिजिटल भुगतान को भी इतना ही सरल बनाया जाए। लेकिन यह प्रश्न आता है कि डिजिटल भुगतान को अपनाने में भारत को क्या फायदा है। और यह आप देखेंगे, जनसंख्या तक पहुंच को और स्पष्ट करें,
समझ रहे हैं? जो आंकड़े, अगर कोई रिपोर्ट आई हुई है तो उस रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया करिएगा, ठीक है। इसमें आप देखिए फायदा क्या होगा इसका। तो डिजिटल भुगतान में के अनेक फायदे हो सकते हैं। सबसे बड़ा यह है कि यह भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में भागीदारी निभा सकता है। सरकार व आयकर विभाग की डिजिटल भुगतान पर तेजी नजर रख सकेंगे और भ्रष्ट चोरी करने वालों को पहचान कर उपयुक्त कदम उठा सकेंगे। डिजिटल भुगतान को के और भी फायदे हैं, जैसे कि नकली नोटों की समस्या से निवारण, आतंकवाद तथा माओवाद पर रोक, देश की आर्थिक गति में बढ़ोतरी होना आदि। इस पर यह प्रश्न आना स्वाभाविक कि क्या हम इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? भारत की विशाल जनसंख्या के संदर्भ में और चर्चा करें, इस सुझाव दिया जा रहा है इन्हें। और इसका उत्तर देने के लिए हमें सारी चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जो आप देखते हैं कि बाधा डाल रही हैं। इनमें से प्रमुख है वित्तीय साक्षरता का अभाव, जागरूकता का अभाव, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे वित्तीय साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री दिशा आदि। और एक और बड़ी चुनौती है इंटरनेट व अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना। सरकार द्वारा चलाए गए भारत नेट अभियान में इस चुनौती से लड़ा जा रहा है। इनके अलावा यह आवश्यक है कि हर एक के मन में स्वतः इच्छा उत्पन्न हो कि वह डिजिटल भुगतान आंदोलन में भागीदारी दे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था एक नए सूर्योदय को देख सके। विश्व परिदृश्य में डिजिटल लेनदेन की स्थिति और स्पष्ट करें। देखिए, एक और आपको बता दूं, आंसर राइटिंग के लेकर आप लोग उत्तर की जो आप देखिए लिखावट रहती है ना, उसको लेकर भी सवाल खड़े करते रहते हैं। मैं कहता हूं इतनी तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि सामने वाला चेक करने वाला समझ पाए आपकी लिखावट को, ठीक है। इतनी सुंदर तो आपकी होना चाहिए। उसका नंबर तो आप देखते हैं कि समझ में आएगा तो और अच्छी बात है, जब समझ में नहीं आएगा तो उसका समझ सकते हैं कि क्या नंबर देगा। डिजिटल भुगतान आंदोलन एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में उभर सकता है और भारत को 21वीं सदी में एक नई रफ्तार दे सकता है। इसके लिए न सिर्फ सरकार बल्कि हर एक नागरिक को इस आंदोलन का हिस्सा बनकर इसे अपनाना चाहिए, जिससे हम एक नए भारत का निर्माण होता देख सकते हैं। अब 32 नंबर दिए गए और आप देखते हैं कि अंदर क्या लिखा है आपने निबंध में। पहले तो लोग आंसर आपका जो लिखावट है यही देखकर पढ़ेंगे ना, पढ़ना शुरू करेंगे, या आप देखिए बिना पढ़े उन्हें समझ में आ जाएगा। तो सुंदर लिखावट रहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि उसका और मन लगेगा अगर उसे समझ में आ रहा होगा। 100 में से कितने नंबर मिले? 32 नंबर दिए गए हैं। अब आप देखते हैं ये दूसरा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही और संक्षिप्त रूप में लिखिए। ये 60 नंबर का है। कितना? 60 नंबर का है। टोटल 5 प्रश्न रहेंगे इसमें, आप देखते हैं कि 12 नंबर के, ठीक है। विश्व की जनसंख्या में किशोर अवस्था, ये आप देखते हैं कि 10 से 19 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या के सबसे बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें लगभग आधी आबादी किशोरियों का होता है। और किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वे शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। किशोरावस्था में युवा बाहरी जगत से प्रभावित होता है और उसके सामाजिक बोध और आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है। इस अवस्था के एक खास वर्ष में वह विभिन्न मानसिक और शारीरिक तजुर्बे करता है। इस अवस्था को तमाम रक्षात्मक, गुणात्मक और विकासात्मक पर संरक्षण की आवश्यकता होती है, किंतु आज लाखों युवा इससे वंचित हैं। यह अवस्था स्वयं का और देश का भविष्य निश्चित करती है। देश की लगभग आप देखते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है। वे समाज में भावी पीढ़ियों का जन्म देती है, उन्हें गर्भ में पोषण प्रदान करती है। फिर भी वो बारीक किंतु इस्पात से भी अधिक दृढ़ बाड़ से देश की आधी आबादी को सीमा की दूसरी ओर ढकेल दिया है। सामाजिक आप देखते हैं कि सांस्कृतिक परिदृश्य में यह दीवार एक ऐसी विषमता का पोषण करती है जो लड़की के संतुलित व न्यायोचित विकास पर बुरा असर डालता है। ईश्वर जो कि जीवन को महत्व देता है तथा धर्म जिसका उद्देश्य सामाजिक विकास है और जिस प्रकार से इस विषमता का पोषण कर सकता है, स्वास्थ्य पोषण, साक्षरता, शिक्षा हासिल करना, कौशल स्तर, व्यवसायिक दर्जे जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विकास संकेतकों से इस विषमता का पता चलता है। इस विषमता का एकमात्र उद्देश्य शोषण के जरिए सत्ता कायम करना है। अध्ययन बताते हैं कि करीब 41%, कितना 41% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी आयु से पहले कर दी जाती, बाल विवाह, जबकि इसकी तुलना में केवल 10% युवकों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले होती है। कुल मिलाकर 15 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 6 में से एक महिला मां बन जाती है। कुछ जच्चाओं की मृत्यु में से करीब 41% मौत 15 से 24 वर्ष की आयु वाली महिलाओं की होती है। ये मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित महिलाओं में बहुत कम आम बात है। 7 में से 4 किशोरियां अल्प रक्तता की शिकार होती हैं, जबकि इसकी तुलना में 30% किशोर अल्प रक्तता की शिकार होते हैं। अल्प रक्तता की शिकार किशोरी माताओं को विभिन्न समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसी माताओं में गर्भपात, जच्चा मृत्यु, मृत शिशु पैदा होने तथा कम वजन के बच्चे पैदा होने का जो उच्च जोखिम होता है। यह तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने
जैसी बात है। अधिकांश किशोरियां अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण से रक्षा, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी आदि से वंचित रहती हैं। अशिक्षा का प्रतिशत किशोरों की अपेक्षा किशोरियों में उच्च है। स्कूली शिक्षा अधूरी छोड़ने वालों में लड़कियों की संख्या अधिक है, जिसका कारण कम उम्र में शादी, स्कूलों का दूर होना, स्कूलों में आप देखते हैं कि स्वच्छता सुविधाएं ना होना, सामाजिक बंधन, घरेलू जिम्मेदारियां, पुरुष शिक्षक और खराब स्वास्थ्य। घर और समाज में मर्यादा का ऐसा ताना बना हुआ है जो किशोरियों में हर कदम पर हिचकिचाहट भर देता है। वे अपनी समस्याएं अपने पिता, भाई, डॉक्टर तथा शिक्षकों को नहीं बता पाती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे अपने मसलों के समाधान के बिना ही बड़ी होती हैं या फिर अपनी धारणाओं के आधार पर चलने से राह भटक जाती है। समाज में एक अजीब ढोंग है। यहाँ महिलाओं को शक्ति का स्वरूप सृजन करता, पवित्र, मर्यादा, त्याग की देवी आदि की संज्ञा दी गई है और इन्हीं आधारों पर उन्हें पुरुष विशेष संरक्षण प्रदान करता है तथा पुरुष से उच्च स्थान देता है। क्या वास्तव में उपयुक्त आधारों पर स्त्रियों को तथाकथित श्रेष्ठता प्रदान करना ही महिलाओं के शोषण का आधार नहीं है? इसी कारण आज देश में महिलाएं हंसी पर हैं, जो कि इसका प्रमाण है। वास्तव में महिलाओं को समानता की आवश्यकता है। समानता ही वह तथ्य जो महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर सकता है। महिलाओं को श्रेष्ठ बनाने की अपेक्षा उन्हें समानता देता उचित है। अब आप देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किशोरों को रक्षात्मक, गुणात्मक और विकासात्मक संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? या आप देखिए, किशोरों को रक्षात्मक, गुणात्मक और विकासात्मक संरक्षण की आवश्यकता इसलिए क्योंकि इस नाजुक अवस्था में वे बहुत विभिन्न प्रकार की मानसिक, शारीरिक तजुर्बे करता है तथा वे समाज से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि वे समाज की बुराइयों को ना अपनाएं, बल्कि उसकी अच्छाइयों को अपनाते हुए अपने तथा समाज के उत्थान में भागीदारी निभाएं। देखिए, क्या है कि एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, थोड़ा जो शब्द रहते हैं ना, इनकी शुद्धता जरूर रखा करिएगा, मतलब अशुद्धियां मत लिखा करिएगा, स्पष्ट शब्द लिखा करिएगा, ठीक है। ये आप देखते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, ये 4.5 नंबर दिए गए इसमें। ये लेखक के अनुसार सीमा के दूसरी ओर से क्या अभिप्राय है? ये लेखक कहते हैं कि महिलाओं को बड़ी कठोरता से सीमा की दूसरी ओर ढकेल दिया जाता है। इसका अभिप्राय है कि समाज में महिलाओं को अलग कर दिया जाता है तथा एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता तथा उनके संतुलित एवं न्यायोचित विकास पर बहुत बुरा असर डालती हैं। ये आप देखते हैं, पुरुष स्त्री के भेद के संदर्भ में और स्पष्ट चर्चा करें। इस सुझाव दिया जा रहा है, 4 नंबर मिले हैं, देखिए, ठीक है। ये तीसरा है क्वेश्चन, गद्यांश में मुहावरे का प्रयोग कर लेखक का क्या कहना चाहता है? तो गद्यांश में लेखक ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का प्रयोग किया है। लेखक यह कहना चाहता है कि समाज द्वारा महिलाओं का शोषण अंत में खुद समाज के लिए ही खराब है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए लेखक कहता है कि कम उम्र में कन्या के विवाह और मां बनने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जिससे कि उसकी अगली पीढ़ी भी कम वजन, कुपोषण तथा अन्य शारीरिक और मानसिक अभाव वाली होती है, जिससे कि समाज का ही नुकसान होता है। अच्छा प्रयास है, 6 नंबर दिए गए। देखिए, समझ रहे हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब कुछ अच्छा बना रहेगा, ये मान के चलिएगा आप लोग, समझ रहे हैं। और ए डी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित महिलाओं में जच्चाओं की मृत्यु आम बात होने के कारण क्या है? लेखक कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा अशिक्षित महिलाओं में जच्चाओं की मृत्यु आम बात है और इसका सबसे बड़ा कारण है यह है कि ऐसी अवस्था में महिलाओं को सामाजिक मर्यादाओं के नाम पर दबाया जाता है तथा महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाती हैं। इन मुख्य कारणों के अलावा अन्य कारण जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था का अभाव, डॉक्टरों का अभाव आदि की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ये संबंधित अन्य कारकों का भी उल्लेख करें। ये 4 नंबर दिए गए हैं। कितने? 4 नंबर दिए गए हैं, देख रहे हैं आप लोग। ई है, क्या लेखक महिलाओं को श्रेष्ठ नहीं मानता है? ये देखिए, लेखक कहता है कि समाज द्वारा प्रदान किए गए श्रेष्ठ स्थान ही महिलाओं की बुरी स्थिति का कारण है, क्योंकि श्रेष्ठता के नाम पर महिलाओं को सदा त्याग और बलिदान का जीवन जीना पड़ता है। इसलिए लेखक महिलाओं को श्रेष्ठ ना मानकर उनके समान स्तर देने की मांग कर रहे हैं। लेखक के अनुसार समानता के द्वारा ही महिलाओं का संतुलित व न्यायोचित विकास हो सकता है। 4.5 नंबर दिए गए। लेखक के विचारों का उदाहरण और स्पष्ट करें। देख रहे हैं आप लोग? तो ये सब आप लोग कोशिश करिए। वे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करते रहिए, और आपने देखा होगा कि जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जो आपके खिलाड़ी हैं, वो प्रैक्टिस ही करते महान बनते हैं ना। ये आप देखें, 3 क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण, देखिए गद्यांश का संक्षेपण 1 तिहाई शब्दों में कीजिए और शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है और संक्षेपण अपनी भाषा में किया जाना चाहिए। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। 60 नंबर का ये।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीन और महान है। यह भी भारत की तमाम ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे विश्व में सबसे अलग एवं ऊंचा स्थान प्रदान करती है। इन सब विलक्षणताओं में से एक है भारत की विविधता में एकता का अनूठा संगम। विविधता में एकता का गुण भारत का धरोहर है, जिससे संरक्षित रखने के प्रयास में विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान का निर्माण किया। और भारत के संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया। भारत का संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता सुनिश्चित करता है। भारत के संविधान में देश के सभी लोगों को आबाद रूप से अपना धर्म मानने आचरण करने विचार करने तथा धार्मिक प्रबंधन करने की संविधानिक गारंटी सुनिश्चित की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कोई भी किसी का शोषण ना कर पाए, और चाहे वह व्यक्ति हो या संस्था अथवा राज्य। संविधान देश के सभी धर्मों को अपनी धार्मिक आजादी बनाए रखने का अधिकार देता है, किंतु देश को एक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य के रूप में मान्यता देता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। इसका मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा, किसी धर्म विशेष के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और देश में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण न बिगड़ने पाए, इसके लिए संविधान में इस बात का ध्यान रखा गया कि धर्म के नाम पर किसी के साथ किसी भी तरह की ज्यादती और जुल्म और मनमानी ना हो, न ही उसके मूल अधिकारों का हनन हो। इसके लिए संविधान में विभिन्न संस्थाओं की संरचना का प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। न्यायालय उन कानूनों की समीक्षा करता है जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं या फिर किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार प्रदान करते हो। न्यायालय मूल अधिकारों को सुनिश्चित कर देश में सद्भावना और सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करता है। सरकार ने सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए संविधानिक, कानूनी, प्रशासनिक, आर्थिक आप देखेंगे एवं अन्य कदम उठाकर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रतिष्ठान शिक्षा संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान भी करता है। भारतीय संविधान में जाति, धर्म, लिंग और मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया। इस आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। संविधान में महिलाओं, बच्चों, दलितों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान करने की भी व्यवस्था की गई। इस प्रकार संविधान विभिन्न प्रावधानों और संस्थाओं के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है, और देश की शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी कट्टरवादी धार्मिक संगठन अथवा ग्रुपों की गतिविधियों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगरानी रखती है। गरीब लोगों पर सांप्रदायिक झगड़ों और दंगों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सांप्रदायिक हिंसा से जान माल की भारी क्षति होती है। सरकार का दायित्व है कि वह सांप्रदायिक दंगों, आपराधिक गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में यथाशीघ्र राहत कार्य शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। अपराधियों को जल्द से जल्द आप देखेंगे शिनाख्त कर उन्हें दंडित करने की कार्रवाई करें। देश में भाईचारे को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व केवल प्रशासन का ही नहीं है, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया, और इन कर्तव्यों का निर्वहन करके लोग सौहार्द सद्भाव बनाए रखने में सबसे अधिक मददगार होंगे। देश में अनेक स्वयंसेवी संगठन शांति और राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जैसा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, धार्मिक सद्भाव हमारी धरोहर है। यह देश को समृद्ध परंपरा का आवश्यक तत्व रहा है। भारतीय संस्कृति सभ्यता ना विश्व में जो विख्यात ख्याति और सम्मान पाया है वह विश्व के किसी और देश का नहीं मिला, और देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे अपने प्राचीन संस्कृति सभ्यता की समृद्ध विरासत को संक्षेप में रखें। अब देखिए इन्होंने किस तरह से लिखा है। उत्तर, भारत में विविधता में एकता का अनूठा समय संगम पाया जाता है, जिसमें संरक्षित रखने में हमारे संविधान का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देखिए आप लोग देखिए, संविधान को ही तो मानते हैं, वरना विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, विभिन्न जातियों में बटे हुए हम लोग, विभिन्न धर्मों में बटे हुए हैं, समुदाय में बटे हुए हैं। आप देखिए फिर भी हम लोग, एक संविधान है हमारा जो हमको सबको जोड़े रखता है। कोई भी कुछ हो सकता है, आपको किसी धर्म में आस्था ना हो, किसी भाषा में आस्था ना हो, किसी जाति में ना आपको भरोसा हो, लेकिन आपको संविधान पर तो भरोसा रहता है ना। और संविधान के साथ सर्वोच्च न्यायालय और सरकार ने भी सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए एक अन्य कदम उठाया है। इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि सांप्रदायिक झगड़े और दंगों से बचे। अपने शब्दों में और स्पष्ट चर्चा करें, ये सुझाव दिया जा रहा है। लेकिन हमें यह बात समझने की आवश्यकता है कि देश में भाईचारा और शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व केवल सरकार, न्यायालय व प्रशासन का नहीं है। ये आप देखेंगे
और इसके लिए सभी नागरिकों को भी अपने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और भारत के द्वारा विश्व में पाए गए सम्मान की को बरकरार रखने के लिए देश के सभी लोगों को बरकरार रखने के लिए देश के सभी लोगों का कर्तव्य है कि वे शांति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने में कार्यरत। गद्यांश की मूल भावना को और स्पष्ट करें। इस शब्द सीमा के संदर्भ में इसको थोड़ा और विस्तार दें। देखिए 11 नंबर दिए गए, अब थोड़ा और विस्तार से लिखते तो और अच्छे नंबर मिल सकते थे। इस सुझाव भी दिया जा रहा है ना, बताया जा रहा है कि भैया थोड़ा और अच्छे से लिखिए आप। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन से आपके सामने, ये आप लोगों को देखिए एक बात बता दूं, ये 20 नंबर का रहता है। निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट करना है। ये हिंदी में है, अंग्रेजी में करना है। 20 नंबर का है, ठीक है। और इसी तरह से एक आप लोगों को और देखने को मिल जाता है इसके पीडीएफ में, जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना उसमें। इसके लिए आप थोड़ी इंग्लिश तो ठीक ठाक रखिएगा, ठीक है। और ये नीचे आप लोगों को एक भी देखिए 10 नंबर मिले हुए हैं। अच्छा प्रयास किया इन्होंने। ये आप देखेंगे, ये आप देखिए निम्नलिखित, एक आप देखेंगे हिंदी से इंग्लिश में रहता है और इंग्लिश से हिंदी में रहता है एक, ठीक है। ये आप देखिए 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये 10 नंबर का रहता है। एक हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, एक इंग्लिश से हिंदी में करना पड़ता है। दोनों 20-20 नंबर के रहते हैं, टोटल 40 नंबर के। अब अपना सा मोह लेकर रह जाना, हारने के बाद दुखी होना, ये परीक्षा में असफल होने के बाद वह अपना सा मोह लेकर रह गया। ये आप देखिए अच्छा और लिखते तो 1 नंबर मिला 2 में से। अपनी खाल में मस्त रहना, बिना दुनिया की चिंता करे अपने में खुश रहना। बाकी राम की खुशी का कारण यह है कि वह अपने खाल में मस्त रहता है। 2 नंबर मिल गए, देखिए ना पूरे। ये सब आप लोग बता सकते हैं। और पृथ्वीनाथ पांडे की किताब है, उसे पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, उसमें बहुत सारे दिए गए। निम्नलिखित वाक्यों की शुद्ध रूप लिखना है, आप देखेंगे। और ये 10 नंबर का रहता है, 5 रहते हैं 2-2 नंबर के, समझ रहे हैं आप। ये सब देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखना है, ये भी 5 रहते हैं 2-2 नंबर के, 10 नंबर के टोटल रहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, समझ रहे हो कि नहीं। देखिए एक किसान का कृषक, देख रहे हैं, उन्होंने बता दिया। निम्नलिखित युगों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और बीच का अंतर भी शब्दार्थ में लिखित रूप में वर्णित हो। ये भी 5 हैं, 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर के टोटल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिए अंक संख्या है। राम को हमेशा स्कूल में पूरे अंक मिलते हैं। और आप देखिए अंग किसी चीज का भाग है। आंख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक ही वाक्य में दोनों शब्दों को इस प्रकार प्रयोग करें कि उनका अर्थ है, या आप देखते हैं कि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो सके। और मॉडल उत्तर देखें, एक तरह से जो आप देखते हैं कि मॉडल पेपर मिलते हैं ना, उसे देख सकते हैं। ये सब आप देखिए गलत थे इनके, तो ये आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनकी कॉपी है ये। थोड़ा आप लोग हिंदी को ध्यान में दे लेंगे ना, तो इसमें 75 नंबर चाहिए आपको। 300 कितने, 300 नंबर में से। और आप देखिए इन्हें कितने नंबर मिल गए, देखिए 82 नंबर मिले हैं इन्हें 300 में से। तो ये पास तो हो गए, क्योंकि 75 नंबर चाहिए था। लेकिन आप लोगों को और अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे ये कॉपी है। अब आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।